हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल 3D स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2020 मॉडल पेपर 4 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले 3 मॉडल पेपर और बना चुके हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर की 50 में से 30 करके बताऊं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी या ग्रुप डी या और किसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन ज़रूर आने चाहिए जो इस मॉडल पेपर के अंदर बताया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ये क्वेश्चन उसी आधार पर आपके पास यानी इस वीडियो के अंदर डाला गया है, आपके लिए बनाया गया है ये वीडियो। क्योंकि ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो 2018-19 में जो एनटीएएलपी का एग्ज़ाम हुआ था और जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके अलावा जूनियर असिस्टेंट, इनके जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनके पेपर के आधार पर ही बनाया गया है। और पहले 3 पेपर और बना दिए गए हैं, 3 मॉडल पेपर। तो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम के अंदर, 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं। कई क्वेश्चन 4 बार भी रिपीट हुए हैं ग्रुप डी और एनटीपीसी के अंदर, और जो एएलपी का एग्ज़ाम था उसके अंदर। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आप खुद को अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको कितना आता है। यानी कि वो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और मोस्ट एयर वापस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लिख भी रखा है कि प्रीवियस पेपर के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस पेपर के आधार पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आपको ये पूरा देखना है वीडियो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। जी हाँ दोस्तों, कि भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महमूद बिन कासिम। ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला व्यक्ति था, ये आपको याद रखना चाहिए। हाल ही में भारत ने ASAT मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिशन को क्या नाम दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिशन शक्ति। जी हाँ दोस्तों, इसका जो नाम दिया गया था इस मिशन को, तो उसका नाम था मिशन शक्ति, नाम दिया गया है इसको। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में किस देश को 2020 में पेरिस बुक मेले में गेस्ट ऑफ ऑन के रूप में नामित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वापस पढ़ लीजिए एक बार क्वेश्चन को। हाल ही में किस देश को 2020 में पारित बुक मेले में स्टे ऑफ ऑनर के रूप में नामित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। भारत का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में कौन 5G नेटवर्क का उपयोग करने वाली दुनिया का पहला जिला बन गया है। जी हाँ दोस्तों, जो 5G नेटवर्क है वो चालू हो गया है दुनिया के अंदर। तो ये चालू करने वाला जो पहला ज़िला है दुनिया का, वो कौन सा ज़िला है जो दुनिया का पहला 5G चलाने वाला, नेटवर्क चलाने वाला पहला ज़िला बना है। तो ऑप्शन है ए है फ्रैंकफर्ट, ये नहीं है। ऑप्शन बी बर्थ, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी हैनबर्ग, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है संघाई। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है, संघाई है जो पूरी दुनिया का पहला ज़िला है जो 5G नेटवर्क चलाने वाला पहला ज़िला बना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में के कुल कितने भाग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन बी है 22 भाग है भारतीय संविधान के, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी। तो भारत जो मानव द्वारा सर्वप्रथम उपयोग में ली जाने वाली धातु, तो ये थी ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर है तांबा थी। जो मानव था सर्वप्रथम जो धातु का प्रयोग किया था वो तांबे का किया था। ये दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, सभी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि भारत सरकार का प्रथम विश्वविद्यालय अधिकारी कौन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघीय विधि मंत्री। जो संघीय विधि मंत्री है वो प्रथम विधि अधिकारी है भारत सरकार के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है।
जी हाँ दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ आता है, तो इसका ऑप्शन सी आंसर है, राइट आंसर है एंजिल। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एंजिल है जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो विश्व का और भारत का जो सबसे ऊंचा, बड़ा, सबसे नीचा, सबसे लंबा, ये टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी पे मैं डालता रहता हूँ सभी के बारे में, सभी टॉपिक जो ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बहुत ही मोस्ट यानी टॉपिक रहते हैं, वो मैं इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको वो सभी वीडियो उपलब्ध हो सके। और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, इसके पहले वाले मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, कंप्यूटर के बारे में मिल जाएगा, और भी जो वर्तमान में क्या चल रहा है, कौन सा क्या मंत्री है, इस सब का इसके डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ दोस्तों, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1854 के अंदर स्वेज नहर का निर्माण प्रारंभ हुआ था। ये आपको याद रखना है कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, 1854 के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सुर्खियों में रही माकडिंग किस खेल से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर की जो खिलाड़ी हैं उस खिलाड़ी का राज्य का नाम पूछ लिया जाएगा कि ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं, या किस देश से बिलोंग करते हैं, या ये किस खेल से संबंधित हैं। कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी खिलाड़ी के बारे में पूछा जा सकता है। आपको खिलाड़ियों के बारे में सारी जानकारी रखनी है, इसके भी बारे में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है दोस्तों, क्रिकेट। जो मार्केटिंग थी वो थी क्रिकेट से संबंधित थी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। साइंस के क्वेश्चन जितने भी आए उनको अच्छे से 2 बार पढ़ लेना है, जिससे आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन है कि जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रियाओं को के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पारिस्थितिकी। जी हाँ दोस्तों, जो पारिस्थितिकी है उसके अंदर जीवों और पर्यावरण दोनों का ही अध्ययन किया जाता है इसके अंदर, और इनका विश्लेषण किया जाता है पारिस्थितिकी के अंदर, कि जीवों को और पर्यावरण के बारे में इसका पूरी जानकारी रहती है पारिस्थितिकी के अध्ययन के अंदर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पृष्ठ प्रति मिनट। जो पृष्ठ प्रति मिनट है, जो इकाई है, वो आधुनिक प्रिंटर की गति मापने के लिए काम में लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? दोस्तों जो स्टेम सेल का प्रकार के लिए पूछ रहा है कि स्टेम सेल कौन सा स्टेम सेल का प्रकार नहीं है, ये पूछ रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर है कि मेद है जो स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है। बाकी है निब्रज्जु और भ्रूण और भ्रूणीय मूल्य, ये सभी स्टेम सेल के प्रकार हैं, और मध्य ये नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जी हाँ दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं मैं, जितने भी जो सम्राट है, जो वंश है, वंश के अधिकारी यानी जो सम्राट है, किसने वंश की स्थापना की थी, कौन सा प्रथम शासक था, कौन अंतिम शासक था, तो ये आपको याद रखना है। ये टॉपिक भी, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है।
तो दोस्तों अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि एक एक टॉपिक को आपको रट लेना है। आपको ये देखना है कि किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन है जो किस टॉपिक से आ रहा है। और दोस्तों ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं बता दूं आपको। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप देख लीजिए टॉपिक इनके, तो ये सभी टॉपिक आपको याद करना है। तो जैसे ये पूछा महान सम्राट अशोक किस वंश के थे, तो अब इसके बारे में पूछा जा सकता है कि जो ये इनका इनका जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था, ये प्रथम शासक कौन था, वंश की स्थापना किसने की, तो ये सभी आपको याद होना जरूरी है। तो जो मौर्य वंश था इसका शासक था कौन था, अशोक, सम्राट अशोक। अब पूछ ले कि जो मौर्य वंश है उसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब पूछ ले कि इसका अंतिम शासक कौन था, या और कुछ भी पूछ सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन ए, मौर्य वंश। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो मुगल सम्राट शाहजहां थे निम्न में से किस मस्जिद का निर्माण किया था। तो ऑप्शन ए है जामा मस्जिद, ऑप्शन बी बादशाही मस्जिद, ऑप्शन सी काबली नामक मस्जिद, और ऑप्शन सी किला एम कुमना मस्जिद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये जो मुगल वंश है ये पूरा आपको याद रखना है, पूरा दिल्ली के बारे में और मुगलों के बारे में आपको एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इसके भी ऊपर, तो ये भी आपको याद रखना है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमेनियन, अच्छे से देखना है कि डोमेनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ये स्वतंत्रता प्रदान कब की गई थी, ऑप्शन इसका राइट है आंसर ए 1948 के अंदर डोमेनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी श्रीलंका को। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस का अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपने काफ़ी सुना होगा कि होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये पूछा गया है कि इसका अर्थ क्या है। तो ये से क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो वैज्ञानिक का नाम है जो होमोसेपियंस है, इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी राइट आंसर है बुद्धिमान आदमी। जी हाँ दोस्तों, जो बुद्धिमान आदमी है होमोसेपियंस है, इसका अर्थ है होमोसेपियंस का कि बुद्धिमान आदमी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन बी दक्षिणी सूडान को, जो दक्षिणी सूडान है उसको 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और दोस्तों ये आपको ये क्वेश्चन इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि जो वर्तमान में जो स्वतंत्रता देश है वर्तमान में जो अभी हुआ है, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सूडान। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, जो अपने पास रोम होती है, ऑप्शन डी है और इसका सही आंसर जो रोम होता है ROM रोम, इसको यानी एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित, तो इसको संशोधित नहीं किया जाता, एक बार ही प्रयोग में किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, यानी कौन था वो अंग्रेज जिसने जलियांवाला बाग पर हत्याकांड का आदेश दिया था, गोली चलाने का आदेश दिया था। तो इसका ऑप्शन ए है राइट आंसर कर्नल रेजिनाल्ड डायर। तो ये थे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, सत्य है, कौन सा कथन सत्य है निम्न में से। तो ये आपको देखना है
कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब ऊर्ध्वाधर होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका क्या है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। जी हाँ दोस्तों, जब रेटिना पर जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब अपने अंदर बनता है आंखों में, वो उल्टा बनता है। और जो रेटिना है, जो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, जो रेटिना इसकी अपने को सूचना देती है अपने मस्तिष्क को, फिर मस्तिष्क उसको सीधा करके अपने को बताता है। लेकिन जो आँख पे देखते हैं तो जो सामने कोई भी वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा ही है। चाहे आप किसी की व्यक्ति के सामने खड़े होकर देखना, आपका प्रतिबिंब उसमें उल्टा बनेगा। ठीक है, ये आपको उसमें पता चल जाएगा, आप खड़े होकर देख लेना। तो फिर ये अपने को सीधा कैसे दिखता है, तो सीधा अपना मस्तिष्क करता है उसको, तो मस्तिष्क सीधा करके उसको अपने को ज्ञान कराता है कि ये वस्तु क्या है और कैसी है, उसका अपने को अध्ययन कराता है वो। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि निम्नलिखित में से जो भिन्न है वो क्या है, वो बताना है कि निम्नलिखित में से भिन्न क्या है, यानी कि इनमें से अलग क्या है। तो लुब्धक है ऑप्शन है, दूसरा है मंगल ग्रह, तीसरा है नेपच्यून और तीसरा शनि ग्रह। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, लुब्धक है, ये अलग है सभी में से। बाकी के ग्रह हैं, ये नेपच्यून है और ये शनि ग्रह है। तो दोस्तों ये जो लुब्धक है वो अलग है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ, रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन है रूटाइल, दूसरा हेमेलाइट, तीसरा चूना पत्थर, चौथा है पिच ब्लेड। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर भी है ऑप्शन डी, पिच ब्लेड से रेडियम प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि NaCl किसका रासायनिक सूत्र है। तो NaCl है नमक का रासायनिक सूत्र होता है, आप सभी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2019 रग्बी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा देश करेगा। दोस्तों ये करेगा नहीं आएगा, यहाँ पे कौन से देश में हुआ है ये आएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जापान है, जो 2019 जो रग्बी विश्व कप है उसका आयोजन किया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, मैंने बताया था कि 2018 में एग्जाम हुई थी तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अब जो वर्तमान है, जो 2020 चल रहा है, फिर भी आपको ये क्वेश्चन याद रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूँ कि जितने भी राज्य हैं उनके जितने भी लोक नृत्य हैं तो वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। ग्रुप डी हो, रेलवे की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, तो लोक नृत्य का भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, किसी भी राज्य का पूछ लेगा आपको। अब यहाँ पे पूछा गया कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है, तो ये याद रखना है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, बिहार का राम खेलिया लोक नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये आपको याद रखना है, और इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आगे मैं डाल दूंगा इसका वीडियो बना के लोक नृत्यों का। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो आपको वीडियो मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दुगना किया जाता है। दोस्तों अच्छे से समझना है इसको, कि एक सर्किट है उसका जो प्रतिरोध है वो दुगना किया जाता है, तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा कैसी होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ये आधी हो जाएगी, ये आधी घट जाएगी दोस्तों प्रतिरोध को दुगना करने पर। तो वोल्टता क्या होगी कि आधी हो जाएगी, ये घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय संसद भवन की रचना किसके द्वारा किया गया था। जो रचना हुई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो इसका ऑप्शन है ए, राइट आंसर है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट
बेकर के द्वारा संसद भवन का रचना का तैयार किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कि वो कौन सी कोशिका है मानव शरीर के अंदर जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लाल जो रक्त कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती हैं, जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, और यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका और श्वेत रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। तो ये याद रखना है आपको, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये सभी दोस्तों। आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट क्वेश्चन है, कि इसलिए आपको ये याद करने हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि मानव शरीर में मौजूद किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और किस किस में पाया जाता है ये भी आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, शुक्र है। जो इसका शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, तो इसका कोई चंद्रमा ग्रह नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आयु से संबंधित क्वेश्चन है पॉलिटिकल का। तो ये आपको प्रधानमंत्री, विधायक और राष्ट्रपति, तो इनकी राज्यपाल और जितने भी अपने जो बड़े पद होते हैं, तो इनकी आयु का आपको याद रखना है कि कितने वर्ष के ये पद सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। तो जैसे प्रधानमंत्री का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने वाले एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है कि वह 25 वर्ष, यदि वह लोकसभा का सदस्य हो। यह भी जरूरी है दोस्तों, उसकी 25 वर्ष यानी कम से कम वो 25 वर्ष का होना चाहिए, और साथ में वह लोकसभा का सदस्य भी होना ज़रूरी है। अगर वो प्रधानमंत्री बनेगा तो वो लोकसभा का सदस्य होना भी जरूरी है। दोनों ही आवश्यक है, वो 25 वर्ष या इससे अधिक का होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन होती है कि वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जितने भी लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं उनमें से एक को प्रधानमंत्री के लिए चुना जाता है, इसलिए उसको लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं ने पहली बार में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया था। तो पहली बार कब लिया था। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर है 2012 के अंदर। महिलाओं ने पहली बार 2012 में ओलंपिक खेलों में सभी प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। जी हाँ दोस्तों, जो बाह्य यानी जो बाहर का जो अंतरिक्ष है, वो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, यानी जो दुनिया का पहला व्यक्ति कौन था जो बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा किया था, जो सबसे पहले किया था। तो ये था ऑप्शन बी, राइट आंसर है यूरी गागरिन। जी हाँ दोस्तों, यूरी गागरिन है, ये प्रथम मानव थे जो बाह्य अंतरिक्ष की यात्रा किए थे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया। जी हाँ दोस्तों, आपको याद रखना है बाघों के बारे में, कि बाघों को सुरक्षित करने के लिए कौन सी प्रोजेक्ट चलाया गया था। तो ये चलाया गया था टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया था इस योजना को, और ये चलाया गया था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है 1993 के अंदर ये इसको लागू किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर को, जिससे बाघों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हो सके। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, कि ब्रह्म नदी, ये ब्रह्म नदी है दोस्तों, बाह्य नदी नहीं है।
ब्रह्म नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, पूछ रहा है। तो दोस्तों चीन में से होती है, क्योंकि इसका उद्गम स्थल चीन से है। फिर बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में जाती है, पहले भारत में आती है और फिर बांग्लादेश में भी बहती है। बात करते हैं भारत की, ऑप्शन सी, तो भारत में भी बहती है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है कि नेपाल के अंदर इसका बहाव नहीं है, यानी कि ब्रह्म नदी है तो ये नेपाल के अंदर नहीं बहती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नेपाल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, कि आपको एक बात बता दूं कि जितने भी अपने जो संविधान बने हैं उसमें जो बाहर से जो भी नियम लागू किए गए हैं, जैसे इसमें है कि उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, वैसे ही आपको सारे प्रावधान याद रखने हैं, किस किस देश से क्या क्या लिया गया है ये आपको याद रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। यानी कि जैसा जर्मनी में आपातकाल होता है वैसा ही भारत में अंदर भी होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य में केसर की खेती की जाती है। जी हाँ दोस्तों, केसर की खेती किस राज्य में की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों जो जम्मू कश्मीर है इस राज्य में केसर की खेती की जाती है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की थी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने एक्स किरणों की खोज की थी। तो ये था ऑप्शन ए, राइट आंसर है विल्हेम रोंटजन भी बोलते हैं इनको, रोएंटजेन भी है इनका नाम। दोस्तों इनको डब्लू रोंटजन भी बोलते हैं इनको, यानी बहुत सारी नाम है, लेकिन आपको वो जो भी ऑप्शन में आए तो इनको ये जरूर आएगा, रोएंटजेन ये नाम जरूर आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इन्होंने एक्स किरणों की खोज की थी। इन जो एक्सरे होते हैं उनसे जो एक्स किरणें निकलती है उनकी खोज की थी, और इनके आधार पर दोस्तों तभी से एक्सरे किया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रदूषण का कारण नहीं है, कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्रदूषण कारण नहीं है। तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा है जो जल प्रदूषण का कारण नहीं है। तो बात करते हैं समुद्री डोपिंग। तो दोस्तों ये समुद्र का जो प्रदूषण का कारण है ये होता है। तो घर का कचरा, इससे भी प्रदूषण होता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो तेल फैलाना, तो इससे भी प्रदूषण होता है। और बात करते हैं ऑप्शन सी की बात करते हैं। ऑप्शन सी है तट पर मछली पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तट से मछली पकड़ रहे हो तो उसमें कोई प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन जो बाकी के ऑप्शन ए, बी और डी है इनसे प्रदूषण होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर खालिस्तान के कारण लुप्त प्राय हो रही है। जी हाँ दोस्तों, जो पशुओं की प्रजातियां हैं आप देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे जा रही है। तो धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे हो रही है। तो ये कौन सी प्रजाति है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, आवास विखंडन। आवास विखंडन के कारण जो प्रजातियां पशुओं की वो विलुप्त होती जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवास विखंडन है इसका आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे। ऑप्शन सी, मेंडलीव। जो दोस्तों जो मेंडलीव है उन्होंने ही मूल तत्वों की पहली आवर्त सारणी बताई थी। और दोस्तों आपको बात बता दो कि आवर्त सारणी से संबंधित ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे की कोई सी भी एग्जाम हो उसमें से एक या दो क्वेश्चन, कभी कभी तीन चार चार क्वेश्चन भी जो आवर्त सारणी उसमें से पूछ लिया जाता है। तो आपको आवर्त सारणी को पूरी को याद रखनी है। कोई सा भी क्वेश्चन पूछे आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है एग्जाम के अंदर। तो आपको आवर्त सारणी को पूरा पढ़ना है, पूरा उसका एक्सप्लेन करना है खोल खोल के।
ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? जी हाँ दोस्तों, जो सेल होता है ये नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? तो ये जो सेल होती है, ये सेल अपनी जो कोशिका होती है उसकी बात कर रहा है। तो ये नाम किसने दिया था? ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने दिया था सर्वप्रथम सेल नाम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? जी हाँ दोस्तों, पुस्तक है हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम। जी हाँ दोस्तों, एक बात मैं बता दूं कि आपको जितने भी पुस्तकें हैं मोस्ट उनके नाम याद रखने हैं, उनके लेखक कौन हैं ये आपको याद होना चाहिए। इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम का पेपर उठा के देख लेना आप, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो दोस्तों इसके लिए मोस्ट यानी कि एक वीडियो डाल रखा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो उसमें यानी कि मैं वो क्वेश्चन डाल रखा हूँ जिसमें यानी कि वो क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हुए हैं रेलवे के अंदर। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कालिदास की कविता या रचनाकार, यानी कि जो भी उनकी किसी के बारे में पूछ लेता है, तो वो यानी कि पुस्तकें हैं उनकी, मेघदूत हैं और भी गीतांजलि है, यानी बहुत सारी, तो उनका याद आपको नाम याद होना चाहिए। तो दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? यानी कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी है राइट आंसर है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको 2020 का जितना भी नोबेल पुरस्कार है उसको आपको याद रखना है। इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछ, यानी एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। नोबेल पुरस्कार यानी कोई सा भी खेल पुरस्कार हो या और कोई सा भी पुरस्कार हो किसी भी खेल से संबंधित, तो एक पुरस्कार जरूर पूछा जाता है, चाहे वो विज्ञान से संबंधित हो, रसायन, चाहे किसी से भी, यानी कि पुरस्कार होना चाहिए, वो एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इसका आपके पास वीडियो मिल जाएगा, इसका भी वीडियो मैं बना दूंगा कल, तो इसका आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक कर ओ सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, तो आपको इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा, नोबेल पुरस्कार 2020 में जितने भी मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है करंट अफेयर्स के रूप में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन है? जी हाँ दोस्तों, जो मैग्सेसे हैं उसमें सम्मानित होने वाली प्रथम महिला के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रथम महिला है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, आचार्य विनोबा भावे। इनको मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सर्वप्रथम। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, वीणा। दोस्तों वीणा है जो इसका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है, सही आंसर वीणा हो जाएगा इसका। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि भारत और विश्व का यानी ऊंचा, बड़ा, लंबा, छोटा, ये आपको याद रखना है। जैसे इसका सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है भारत का, तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लानोसा कहाँ के मरुस्थल है? जी हाँ दोस्तों, लानोसा कहाँ के मरुस्थल है? जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, मरुस्थल है राजस्थान के अंदर रेगिस्तान है, वैसे ही पूछ रहे कि लानोसा कहाँ का मरुस्थल है? तो लानोसा है यूनाना और गुयाना उच्च भूमि का मरुस्थल है, गुयाना उच्च भूमि का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तन की दृष्टि से शुद्ध तत्व कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा इनमें से शुद्ध तत्व है ये आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन ए है लघुत्तर। लघुत्तर ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। दोस्तों जो कवित्री है ये आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, और अत्यधिक है, ये अत्यधिक है, लेकिन अत्यधिक नहीं होगी, ये अत्यधिक होता है।
जो उपरोक्त है ये भी गलत है, इसका ऑप्शन ए सही है, लघुत्तर। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि कितनी लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है 552। दोस्तों 552 सदस्य संख्या हो सकती है लोकसभा की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती और कम हो सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकती है दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो के बारे में शेयर कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों के पास जो स्टडी कर रहे हैं, ताकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोग देखें, ताकि उनको पता चले कि कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न है, किस प्रकार किस किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया जाता है। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्तों, और भी मैं वो मॉडल पेपर डालूँगा, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर ये मॉडल पेपर भी देखोगे तो इनमें से भी आपको काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर, ये मेरी गारंटी है। गारंटी आप देख लेना, जब एग्ज़ाम लगे तब देख लेना आप। और दोस्तों अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली काफ़ी वीडियो है जो नोबेल पुरस्कार का है और भी है, करंट अफेयर्स वर्तमान का है, जो वर्तमान में मंत्रिमंडल है इनका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सब के बारे में आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और डिस्क्रिप्शन में आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे जिनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू दोस्तों।